Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. Hello all. Today we are going to talk about introduction to discourse. Now, when we talk about discourse, it's a vast field. बहुत बड़ा field discourse का. और discourse अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है. जैसे language studies में इस्तेमाल होता है. In the field of language studies, discourse is understood in a certain way. For example, there can be a grammatical analysis, there can be a linguistic analysis, there can be a syntactic analysis, sentence patterns कैसे form होते हैं जैसे. Same discourse अगर हम लोग political science में ले लें तो उसका अलग अर्थ निकलता है. Economics में ले लें तो अलग अर्थ निकलता है. और अगर social sciences में ले लें तो उसका अलग अर्थ निकलता है. तो डिस्कोर्स जो है वो एक बहुत फैला हुआ फेनोमेनन है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस टुडे ऑन इज डिस्कोर्स इन लैंग्वेज, और हाउ डज डिस्कोर्स ऑपरेट इन लैंग्वेज. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट टुडे. नाउ डिस्कोर्स, एज यू नो, द वर्ड इटसेल्फ हैज़ वेरियस मीनिंग्स. फॉर एग्जांपल, यू कैन हैव अ रिलीजियस डिस्कोर्स, you can have a political discourse, you can have any kind of a discourse that you can think of. For example, political discourse mein speeches of politicians can be taken as discourse. Religious discourses mein discourses given by religious people can be taken as discourse. But we have to define discourse in a certain way. We have to limit the definition of discourse. तो हम लोग discourse को कैसे define करें? तो पहली कोशिश हमारी ये रहेगी कि डिस्कोर्स को थोड़ा लिमिट कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा है ये. इफ़ वी टॉक अबाउट डिस्कोर्स, इट विल टेक 3 whole days टू टॉक अबाउट डिस्कोर्स, एंड देन ऑल्सो वी विल नॉट बी एबल टू कवर द एंटायर फील्ड. तो हम लोग डिस्कोर्स को थोड़ा लिमिट कर देते हैं आज. सो हाउ डू वी डिफाइन डिस्कोर्स, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिस्कोर्स. और आज के लेक्चर में डिस्कोर्स का मतलब हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा. नाउ डिस्कोर्स का एक सिंपल डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ. डिस्कोर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमीम्स एंड प्रैग्मीम्स. नाउ सिंपल डेफिनेशन है ये या बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है? उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग सिमीम और प्रैग्मीम समझ जाएं तो डिस्कोर्स समझ में आ जाएगा. What I am saying is that if you have a combination of simimes and pragmemes, I'll explain what simeme is and what pragmeme is later, then you can have something called a discourse. Now ये simeme और pragmeme जो है ये linguistic concepts हैं. ये linguistics में इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है, और linguistics में एक पूरा field है जिसका नाम है semantics. Now, semantics में सीम, ये जो सिमीम शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, semantics में सीम मीन्स अ मीनिंगफुल यूनिट. कोई भी शब्द का अगर एक मीनिंगफुल यूनिट बनता है तो उसको सीम कहते हैं. प्रैग्मीम हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि प्रैग्मीम अगेन लिंग्विस्टिक से आता है. प्रैग्मीम का जो डिसिप्लिन है उसको कहते हैं प्रैग्मैटिक्स. So pragmatics is how language is used by people in everyday life. तो उसका स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो वो pragmatics कहते हैं. तो how language gets used उसके साथ रिलेशन है प्रैग्मीम का. So सिमीम और प्रैग्मीम, सिमीम मतलब मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, जैसे एक शब्द का मीनिंग जिसका डिक्शनरी में अर्थ मिलता है हमें, जिसका डिक्शनरी में मीनिंग मिलता है, दैट इज़ अ सीम. How the word is used in actual life, that is the pragmeme. तो ये बहुत simplistically put है. थोड़ा और समझते हैं कि सिमीम क्या है, because until and unless we understand what a simeme and a pragmeme is, we will not be able to understand what a discourse is. So what is a simeme? Simeme is the minimal meaningful unit in a word or a sentence. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग ये शब्द लेते हैं टेकन, तो टेकन का अर्थ हम लोग जानते हैं, वी नो दैट व्हाट टेकन मीन्स. बट
taken itself consists of two meaningful units. One is the unit take, the other is the unit n. Now take का मतलब क्या होता है? That it indicates an action, that indicates something that for example you take something, so it indicates a certain kind of an action. पर ये n, ये जो en हम लोगों ने ऐड किया take पे, तो take बेस वर्ड है. take का मीनिंग हम लोगों को डिक्शनरी में मिल जाएगा. It will explain what the word take means. But when we add en to it, what do we mean by this en? Now en in itself does not have any meaning. अपने आप में उसका कोई मीनिंग है नहीं en का. इसका मीनिंग टाइम के साथ है. सो टेकन मतलब एक ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका हो. तो ये जो पहले हो चुका हो, द पास्ट एक्शन, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने en ऐड किया. अदरवाइज इफ आई सिंपली से टेक, it will give you a certain meaning, but the moment I add en, it will have something performed in the past. So taken therefore has two similes. One is take, the other is en. Take gives us the meaning of the action, something that has already been performed. The en tells us when it has been performed, whether it is in the present, past or the future. So simeme therefore gives you, it can have two units in the same word itself. ज़रूरी नहीं है कि सिमीम का मतलब एक शब्द ही हो. सिमीम का अर्थ हो सकता है the same word can have two simemes indicating, for example, a part of it time, the other part of it the meaning of the word, as we have seen. The second example that we are going to see is something related to it. So when I say, for example, I'll go for the movie. Now if I say I will go for the movie, it has an emphasis on will. I will go for the movie. तो ये will क्या है? It is a verb. Will verb है, पर ये इसको modal verb कहते हैं. अगर थोड़ा और डिफाइन करना है कि will जो है, it is a modal verb which indicates something that you're going to do in the future. पर इसका मीनिंग सिर्फ इतना नहीं है, because when I say I will go to the movie, I indicate that I intend to, I definitely will, I am sure to go for the movie. तो ये जो I am sure, I intend to, I definitely want to, ये जो मीनिंग्स है ये सेंटेंस में नहीं है, पर मैंने जिस तरीके से कहा I will go for the movie, ये will पे जो एम्फेसिस पड़ा, तो ये will एक ग्रामेटिकल वर्ड तो है ही, it is a verb, it is a modal verb, but at the same time it indicates a certain kind of an intent, it indicates a certain kind of definiteness, it indicates that someone is really intent on going for a movie. तो ये भी सिमीम का पार्ट है. तो ये जब हम लोग कहते हैं we emphasize certain words, we do not emphasize certain words, तो वो emphasis जो है that itself is a part of the simeme, though it is not part of the grammatical function. So you'll have to make a distinction कि grammar अपनी जगह पे है, but how the grammar is getting used वो दूसरा meaning create कर सकता है. क्योंकि will का meaning अगर हम लोग डिक्शनरी में देखें, will be indicated as a modal verb indicating a future action. पर जब हम लोग एक तरीके से इस will को कहेंगे, then it will indicate a certain kind of an intent of the speaker. तो ये तो हो गया सिमीम. प्रैग्मीम से क्या है? तो सिमीम एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. सिमीम इज द minimal meaningful unit in a word or a sentence. It can indicate within the same word two things. For example, the meaning of the word as well as the tense or the aspect as it is called. तो कौन से टाइम में ये एक्शन परफॉर्म हुआ. It can also indicate through certain kind of intonation what the intent of the speaker is and what the meaning of the word is. क्योंकि meaning तो सिमीम का पार्ट ही है. So the meaning of the word is always there, but the intention, what the word is doing, is also contained in the simile. अब देखते हैं कि प्रैग्मीम क्या है.
what is a pragmeme. So let's go to the next slide and see what a pragmeme is. Now बहुत सिंपल डेफिनेशन है pragmeme का कि लैंग्वेज जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ नॉट सिंपली saying words. We don't simply put together a string of words and then say that this is my language. I do not join words randomly. तो random combination नहीं है language. Language जो है, it is used for a certain kind of a purpose. तो एक purpose होना चाहिए language का. So for example, if I want a glass of water, I can request for a glass of water. For example, I can say, can you please give me a glass of water? Or I can order for a glass of water. For example, I can say, give me a glass of water. Or I can just make a statement like, I'm very thirsty, which basically means, please give me a glass of water. तो अलग अलग तरीके से लैंग्वेज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं to perform certain things. So language is not simply meaning. Language is not simply semimes. Sememe में सिर्फ meaning है. Language is also used for performing certain actions. तो ये performance of actions जो है, it is very very important for any kind of language. और especially discourse तभी बनता है, and we'll have to remember this. Discourse is not simply meaning of a word. Discourse is what the word does in a certain context. तो मैं जब एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ डिक्शनरी से लेके, उसका एक डिक्शनरी का फिक्स्ड मीनिंग है, बट when I use the same word in a certain context, the meaning of the word might change completely. 3 Idiots फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, तो idiots का मतलब वहाँ पे idiot नहीं है. idiot का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो idiot का डिक्शनरी मीनिंग है one who is foolish. But 3 Idiots में, the 3 idiots, whoever those 3 idiots are actually the more wise people. They are the wisest in the entire college. तो एक कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द बदल गया. जबकि सिमीम अगर आप देखें, सिर्फ सिमीम पे अपने आप को सीमित रखें, तो सिमीम will have only the meaning given in the dictionary. So the meaning given in a dictionary about idiot is a foolish person. But when the same word is used in a certain context, like in the film 3 Idiots, it completely changes the meaning. So pragmeme is what language does in a certain context. What is the function of language in a certain context? उसका pragmatic implication क्या है? That is what pragmeme is. So let's go on a bit and see how pragmeme operates. For example, if I say, one friend, imagine, says there is a phone in the house, mobile phone, और वो फ़ोन बहुत ज़ोर ज़ोर से रिंग हो रहा है. तो पहला दोस्त कहता है, हे द फोन इज़ रिंगिंग. दूसरा दोस्त कहता है, आई एम इन द बाथरूम. तो पहला दोस्त जिसने कहा द फोन इज़ रिंगिंग, जब उसने सुना कि दूसरे दोस्त ने कहा आई एम इन द बाथरूम, ही गोज़ and picks up the phone. Now, how does it happen? क्योंकि ये तो कुछ unrelated sentences हैं. किसी ने कहा the phone is ringing, किसी ने कहा I am in the bathroom, उसमें कोई relation है ही नहीं. इसके बावजूद पहले वाले दोस्त को समझ में आ गया कि अच्छा मेरा दोस्त बाथरूम में है, इसका मतलब ये है कि he cannot go and pick up the phone. Now, if he cannot go and pick up the phone, I should go and pick up the phone. Now, if you just go by the sememe of these two sentences, अगर सिर्फ हम लोग sememe देखें, तो sememe क्या है कि the phone is ringing, इसका मतलब है all of you know what it means, the phone is ringing. Second है I am in the bathroom, which basically means that he's talking about a certain action. पर pragmeme क्या है इसका, ये समझने की ज़रूरत है. What is the pragmeme of these two seemingly unrelated sentences? The pragmeme is, since I am in the bathroom, I cannot go and pick up the phone, therefore, please do take the phone on my behalf. Now, इतना सब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी
सिर्फ ये कहने से चल गया कि आई एम इन द बाथरूम, बाकी जो सेंटेंसेस मैंने कहे अभी आर नॉट रिक्वायर्ड, they are not required at all. So if I say I'm in the bathroom, it means I'm in the bathroom, therefore I cannot come out, and therefore I will not be able to pick up the phone, so please go and pick up the phone. And friend A, without being told all this, understands this and goes and picks up the phone. तो इससे थोड़ा पता चलता है कि सिर्फ शब्दों के मीनिंग से लैंग्वेज नहीं चलता है, वो शब्द किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, उससे लैंग्वेज आगे बढ़ता है. एंड दैट इज़ व्हाट डिस्कोर्स इज. सो डिस्कोर्स देयरफॉर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मीनिंग्स as well as how those meanings operate, how those meanings take a different form or may not take a different form in a certain context. तो एक जगह मीनिंग है, दूसरी जगह कॉन्टेक्स्ट है. तो मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को जब साथ हम लोग मिलाएंगे तब डिस्कोर्स बनेगा. दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमीम्स एंड प्रैग्मीम्स. नाउ लेट्स गो ऑन टू अनदर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू रेज. द सिमीम एंड प्रैग्मीम अगर साथ में आ गए तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं. पहला वाला एग्जांपल ही अगर ले लें, द फोन इज़ रिंगिंग, आई एम इन द बाथरूम, तो उसका एक लिटरल मीनिंग तो है. द फोन इज़ रिंगिंग का एक लिटरल मीनिंग है. लिटरल मीनिंग मतलब जो सिमीम से हमें पता चलता है. सिमीम से क्या पता चला? द फोन इज़ रिंगिंग हमें क्या बता रहा है कि द फोन इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन, और आई एम टेलिंग यू दैट द फोन इज़ डूइंग एन एक्शन. सेकेंड सेंटेंस क्या है? आई एम इन द बाथरूम, विच बेसिकली मीन्स दैट आई एम ऑल्सो इंडिकेटिंग एन एक्शन, कि मैं एक एक्शन इंडिकेट कर रहा हूँ. तो उसका एक लिटरल मीनिंग है, पर एक्सटेंडेड मीनिंग भी है इसका, जो प्रैग्मीम है. एक्सटेंडेड मीनिंग क्या है? कि आई एम इन द बाथरूम, देयरफॉर आई कैन नॉट कम आउट, एंड देयरफॉर गो एंड पिक अप द फोन बिकॉज आई कैन नॉट टेक द फोन कॉल. तो ये जो एक्सटेंडेड मीनिंग है ये लिटरल मीनिंग में ही अंदर है. एंड इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग. अगर मान लीजिए कि मुझे बाथरूम शब्द का मीनिंग पता नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आएगा. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द लिटरल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज. Until and unless I understand the literal meaning of the sentence, I cannot understand the extended meaning of the sentence. तो पहला स्टेप है literal meaning समझना. So literal meaning is important. It's not that literal meaning is not important. Because if I don't understand what a phone is, if I don't understand what ringing means, if I don't understand what bathroom means, then I will not understand anything that is going on in this sentence. But if I understand the literal meaning, then I should have the capability. तो मुझ में ये समझने की चाहत होनी चाहिए कि आई एम इन द बाथरूम का अर्थ है आई विल नॉट बी एबल टू कम आउट एंड टेक द फ़ोन कॉल. ये समझना ज़रूरी है. अगर किसी ने कहा द फ़ोन इज़ रिंगिंग और मैंने कहा आई एम इन द बाथरूम और उसने कुछ नहीं किया, आराम से बैठ के वो टीवी देखते रहा, इसका मतलब उसको एक्सटेंडेड मीनिंग समझ में नहीं आया. तो मुझे गुस्सा आएगा कि अरे मैंने तुझसे कहा कि आई एम इन द बाथरूम, व्हाई डोंट यू गो एंड पिक अप द फ़ोन. नाउ दैट एक्सटेंडेड मीनिंग हैज़ बीन लॉस्ट ओवर हियर, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया आई एम इन द बाथरूम का मतलब है प्लीज़ गो एंड पिक अप द फ़ोन. सो यू कैन हैव लिटरल मीनिंग्स, extended meanings. So literal meaning of what has been said, as we saw in the example. You can have an extended meaning of what has been said, क्योंकि ये extension है. I am in the bathroom का extension हुआ कि there is something else. और उसके चलते, उस extended meaning के चलते there is an effect. वो effect आया. वो effect क्या है? वो effect है कि the phone is ringing, I am in the bathroom. The effect is my friend goes and picks up the phone. So language performed an action. My friend said the phone is ringing, I said I am in the bathroom, and my friend goes and picks up the phone. तो वो extended meaning के चलते something else happened, and that is my friend went and picked up the phone. तो वो effect जो आया extended meaning के चलते is important. Let's look at some more sentences to understand this concept.
Now, if I say I'm feeling really tired, now imagine that a daughter says, after she gets back home from work, she's working somewhere, she comes back home and she sits down on the sofa and says, I'm feeling really tired. Now, the mother goes and gets a cup of tea for her. Why does this happen? Now, the literal meaning of the sentence, I am feeling really tired, is I am tired. मैं बहुत थकी हुई हूँ. बस इतना ही मीनिंग है उसका, ये लिटरल मीनिंग है. डॉटर ने ये नहीं कहा कि आई एम फीलिंग रियली टायर्ड, प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ गो एंड गेट ए कप ऑफ टी, कुछ नहीं कहा. द एक्सटेंडेड मीनिंग was understood by the mother. The extended meaning was, I'm feeling really tired, it will be nice if I can have a cup of tea. That is how the mother understood it. And then the mother goes and gets a cup of tea for the daughter. तो एक छोटे से सेंटेंस में देखिए कितने सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं. I'm feeling really tired, meaning that I'm tired after work today. The extended meaning is I'm tired and I think I would love to have a cup of tea. The mother understands this extended meaning, goes and gets a cup of tea. तो ये इफ़ेक्ट हुआ, ये जो चाय उन्होंने बनाई, चाय लेके आई, ये इफ़ेक्ट हुआ लैंग्वेज का. So the extended meaning is I would like a cup of tea. The mother goes and gets a cup of tea is the effect. Let's look at another example before we go on. So this is what we looked at. So the girl is tired. The extended meaning is I will need something refreshing. मुझे अगर कुछ refreshing मिले तो अच्छा है, as understood by the mother. And the effect of the extended meaning is mother goes and gets a cup of tea. So I hope you understand how simims and pragmemes are working over here. So the simim is I am really tired. The pragmeme, the extended meaning is it will be nice if I can get something refreshing. And the effect of that understanding is the mother goes and gets a cup of tea. Let's look at another sentence to understand this before we go on to other sentences. Now, a sentence like it is really cold today. Now imagine a teacher coming into the class and the windows of the class are open, सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं और टीचर आके वहाँ पे कहता है आज बहुत ठंड है. एक स्टूडेंट उठता है और खिड़कियाँ बंद कर देता है. ना टीचर ने नहीं कहा कि खिड़कियाँ बंद करो, टीचर ने सिर्फ इतना कहा इट इज़ रियली कोल्ड टुडे. तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इट इज़ कोल्ड. इतना ही लिटरल मीनिंग है. दिस इज़ द सिमीम. द लिटरल मीनिंग इज़ इट इज़ कोल्ड. इसका एक्सटेंडेड मीनिंग स्टूडेंट ने क्या निकाला? The classroom is cold and someone should go and close the window. तो ये extended meaning निकला इसका. So the student understood it as the classroom is really cold and someone should close the window. ये इसका pragmeme हुआ, the extended literal meaning का. इसका effect क्या हुआ? The student gets up and closes the window. तो इसका इफ़ेक्ट जो पड़ा वो ये हुआ कि स्टूडेंट गॉट अप इन द क्लास, गोज नियर द विंडो एंड क्लोजेज द विंडो. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ सिमीम्स एंड प्रैग्मीम्स आर गेटिंग टुगेदर टू क्रिएट अ डिस्कोर्स. तो डिस्कोर्स सिर्फ ये नहीं है कि द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज दिस. डिस्कोर्स है उस सेंटेंस के चलते एक्सटेंशन क्या हुआ, उसका एक्सटेंडेड मीनिंग क्या निकला और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ. दैट एंटायर थिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिस्कोर्स. अ डिस्कोर्स इज नॉट सिंपली मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स. अ डिस्कोर्स इज नॉट सिंपली मीनिंग्स ऑफ सेंटेंसेस. अ डिस्कोर्स इज द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, द मीनिंग्स ऑफ सेंटेंसेस, द मीनिंग्स ऑफ पैराग्राफ्स, द मीनिंग्स ऑफ द एंटायर टेक्स्ट, what the extended meaning of that text is and what effect does the text have, if it has any effect. ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस का कोई इफ़ेक्ट हो, पर हो सकता है. तो ये जो भी हुआ, दिस एंटायर थिंग अबाउट लिटरल मीनिंग
extended meaning, and the effect of that extended meaning forms discourse. Now let's go on to the next slide. हम लोग देखते हैं और उसमें देखते हैं और किस तरह के sentences को हम लोग analyze कर सकते हैं. Okay. I'm giving you 5 sentences. Now if you look at them carefully, you will see that they are different kinds of sentences. Now what do I mean by different kinds of sentences? Think of them in terms of what they do. What is their pragma? And if I say I think it is going to rain today is a certain kind of sentence. If I say can you give me a glass of water please, it is a different kind of sentence. If I say I promise to do this tomorrow, it is definitely different than the first or the second sentence because you are making a promise, you are not performing an action now, you are performing an action in the future. पहला वाला क्या है? It is a prediction about a present or a future state. Second वाला क्या है? It is a question or a request. Third वाला क्या है? It is a promise of an action in the future. Fourth वाला, I thank you for the kindness you have shown, is thanking someone. हम लोग कहते हैं कि सॉरी यार गलती हो गई. तो ये सॉरी यार जो है ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है. इट इज़ सिंपली एक्सप्रेसिंग that I am thankful or I am apologizing, I am sorry about something. It is not performing any kind of an action. इसके चलते कोई effect तो होगा कि hopefully someone will say oh it's all right, but उसका दिखेगा नहीं वो effect. So when I am thanking or apologizing, it performs a different kind of an action. और लास्ट वाला सबसे इंटरेस्टिंग है. अगर किसी priest ने कहा I declare you man and wife. Now I declare you man and wife, this is definitely not like I think it is raining today. क्योंकि I think it is raining today is a personal opinion. While when a priest says I declare you man and wife, it has a completely different meaning because it means that the priest has the authority to declare someone man and wife. So if we look at these 5 sentences, there are 5 different kinds of functions that they are performing. The first one seems to be an opinion, and we'll look into this in a bit more details when we talk about it. But let's see how these 5 sentences operate. All the 4 sentences, the first 4, have different functions. The last one has a different function. The 5th sentence, I declare you man and wife. तो पहले 4 sentences देखते हैं, उसके बाद 5th वाला देखते हैं कि what kind of a function do they perform. Now if we take the first sentence, I think it is going to rain today. It is a sentence that expresses an opinion. It is a kind of a statement. It is someone's opinion about what is going to happen today. ये किसी का opinion है. It might not rain. It might rain after 2 days, but it doesn't matter. The person who is saying this believes that it is going to rain today. That belief is there. The second statement, can you give me a glass of water please, which I have used in as a previous example as well, seems to be some sort of a request. Now this is a request. And this seems to be a very polite request. Can you give me a glass of water please? But this can be said in a different way as well. It can be said in this form of order. Give me a glass of water. तो ये order हो गया. Or it can be said in a form of less formal. For example, glass of water. It's very common. But all of these are either requesting or ordering, or sometimes it can take the form of जब interviews में हम लोग मिलते हैं लोगों से तो questions पूछते हैं. ये जो questions हैं ये भी करता क्या है? What are we expecting when we use this sentence? हम लोग करते क्या है? When I say can I get a glass of water please, I expect the hearer, I expect the listener to go and get a glass of water. अगर वो perform नहीं होता है तो मेरा question बेकार है.
सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर, और कोई भी अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में कुछ भी पूछते हैं, वी एक्सपेक्ट एन आंसर टू दैट. लेट्स गो टू द थर्ड स्टेटमेंट जो हम लोगों ने देखा था पिछले स्लाइड में. द थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट आई प्रॉमिस टू डू दिस टुमारो. तो ये क्या है? दिस इज अ प्रॉमिस. Now when I make a promise, it means that I do not want to perform it now. जब मैं promise करता हूँ, it means I am going to perform something in the future. I am not going to do it now. Interestingly, अगर मैं किसी को threaten करता हूँ, किसी को अगर मैं धमकी देता हूँ, that is also an action in the future. So threatening and promising are something that we can do only in the future. मुझे फिल्म का नाम अभी याद नहीं है, पर एक फिल्म थी जहाँ पे दो लड़के एक दूसरे को थ्रेटन कर रहे हैं और किए जा रहे हैं, पर कुछ करते नहीं हैं. वो एक कह रहा है कि मैं देख लूँगा, दूसरा कह रहा है कि मैं भी देख लूँगा, मैं तुझे यहाँ से निकलने नहीं दूँगा, दूसरा कह रहा है कि मैं भी तुझे यहाँ से निकलने नहीं दूँगा, पर कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ बोलते रहते हैं आधे घंटे तक. तो ये थ्रेटनिंग है. तो थ्रेटनिंग का मतलब ही होता है कि अभी कुछ नहीं होगा, बाद में होगा, इन द फ्यूचर होगा. सो दिस इज अ थर्ड काइंड, दिस सीम्स टू बी अ थर्ड काइंड ऑफ अ सेंटेंस. सो आई प्रॉमिस टू गिव दिस टू यू टुमारो, आई विल सी दैट यू डोंट रीच द क्लास टुमारो. तो ये जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ये परफॉर्म एन एक्शन इन द फ्यूचर. फोर्थ सेंटेंस देखते हैं. आई थैंक यू फॉर द काइंडनेस यू हैव शोन. Now when I say thank you, or when I say I am sorry about what I have done, then obviously I am trying to say something for an action that has been performed by someone else or by me. So when I am thanking, I generally mean that an action has been performed by my listener. For example, मैंने किसी से पेन मांगा, उसने मुझे पेन दिया, मैंने कहा thank you. So the pen has been given by the listener and therefore I have said thank you. When I'm saying sorry, I am saying something to respond to an action that has hurt someone else. तो ये reciprocal है, एक दूसरे को affect करने वाला sentence है. So when I thank, I am very happy that someone has helped me and therefore I am thanking. When I am saying sorry, I know that I have hurt someone and therefore I am saying sorry. तो एक दूसरे को अफेक्ट करने वाले सेंटेंसेस भी अंग्रेजी में पाए जाते हैं. तो पर इसका फंक्शन अलग है. इट इज़ नॉट लाइक द फर्स्ट वन विच इज़ एन ओपिनियन, अ स्टेटमेंट. इट इज़ नॉट लाइक द सेकेंड वन विच इज़ रिक्वेस्ट, विच इज़ लाइक विच कैन बी एन ऑर्डर. इट इज़ नॉट लाइक द थर्ड वन विच इज़ प्रॉमिसिंग. इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ sentence. We will see what kind of sentence in it is it a few slides later. The final is I hereby declare you man and wife. तो I hereby declare you man and wife ये कोई प्रीस्ट ही कह सकता है. मैं रास्ते में खड़े होके किसी को पकड़ के नहीं कह सकता हूँ आई डिक्लेयर यू मैन एंड वाइफ, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं. देयर इज़ नो मीनिंग इन इट. एंड इवन इफ आई से इट इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनीथिंग. दे आर नॉट गोइंग टू बी मैन एंड वाइफ. दे आर नॉट गोइंग टू बी हस्बैंड एंड वाइफ. दे आर as different as two different individuals. It is only when a priest says this, then it has a certain kind of a meaning. So this seems to be a certain kind of a declaration based on authority. जिसके पास authority है वही ये कर सकता है. We'll see some more examples of this later. But just to revise, we have 5 kinds of sentences. There can be opinions or statements. There can be requests or orders or questions. There can be promises or threats. There can be expression of personal feelings like thanking, sorrying, etc. And there can be declarations. So declarations मतलब जहाँ position of authority से I am saying certain things. Now we can now classify these kind of sentences into different kinds of names, and this is what one language philosopher did. So we have seen that discourse is generally, तो ये 5 तरह के सेंटेंस को अगर हम लोग कंबाइन करें, हम लोग काफ़ी कंबाइन करते हैं इस तरह के 5 सेंटेंसेस को. The combination of all these functions of language is what we call
अ डिस्कोर्स, जहाँ पे सिमीम भी है, प्रैग्मीम भी है, लिटरल मीनिंग भी है, एक्सटेंडेड मीनिंग भी है, एक्सटेंडेड जो इफेक्ट है वो भी है, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं जिसको हम लोग कंबाइन करते हैं। एक सेंटेंस ओपिनियन हो सकता है, एक सेंटेंस प्रॉमिस हो सकता है, एक सेंटेंस क्वेश्चन हो सकता है, एक सेंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ अ सर्टेन साइकोलॉजिकल फीलिंग हो सकता है। सो वी कंबाइन ऑल दीज सेंटेंसेस एंड दैट मेक्स अ डिस्कोर्स। J.R. सर्ल नाम के एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे, लैंग्वेज फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा था कि ये 5 सेंटेंसेस हम लोगों ने जो देखे, इसके उन्होंने 5 नाम दिए। Sentences that express opinions or are personal statements, he called them representatives. The second, he called them directives. Second वाला कौन सा है? Can I have a glass of water? तो वो जो request, order या questions, मैंने जब किसी से पूछा what is your name, तो I expect an answer to that. So when I'm expecting certain things to happen because of what I have said, for example, if I have requested something, if I have requested a glass of water, I expect कि कोई जाके मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आएगा. If I have ordered for a glass of water, I expect that order to be followed. If I have asked a question to someone, then I expect to be answered. तो इस तरह के जो sentences हैं वो सर्ल ने कहा directives हैं. The third, promises or threats, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, I promise to do this tomorrow, he called them commissives. Commissives are those kind of sentences which allow you to perform an action in the future. So where whatever you say is going to be performed in the future. The fourth kind of statement that Searle made was expressives. Expressives are those where you thank, apologize. जहाँ पे expressive क्यों है? Because you are expressing a certain kind of feeling that you have through language. I mean, you can express certain kind of feelings in different ways. For example, you can cry, you can laugh. But in language, there are certain ways of expressing your feelings. Thanking and apologizing is one of them. And the fifth one, Searle called declaration. Fifth one कौन सा था? I declare you man and wife. जैसे imagine करो कोई मिनिस्टर आए और उन्होंने एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, तो वो जो रिबन काट के वो कहते हैं आई डिक्लेयर दिस बिल्डिंग ओपन नाउ, तो वहाँ पे मैं जाके या आप जाके नहीं कर सकते. मैंने जाके अगर वहाँ पे रिबन काटा और मैंने कहा कि आई डिक्लेयर दिस बिल्डिंग ओपन नाउ, तो कुछ नहीं होने वाला. बट द मिनिस्टर हैज़ द अथॉरिटी टू इनॉग्रेट अ बिल्डिंग. सिमिलरली अ प्रीस्ट हैज़ द अथॉरिटी टू गेट समवन मैरिड. सिमिलरली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. ओलंपिक्स अगर आप लोगों ने देखा है तो ओलंपिक्स में आफ्टर द फ्लेम इज़ लिट, उसके बाद ओलंपिक्स का जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है आई डिक्लेयर द ओलंपिक्स ओपन. रिमेंबर, इट इज़ ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक्स हु कैन डू दैट, नो वन एल्स कैन. मैं और आप जाके वहाँ पे खड़े होकर कहें कि आई डिक्लेयर द ओलंपिक्स ओपन, इसका मतलब ओलंपिक शुरू नहीं हो सकता है. इट हैज़ टू बी द प्रेसिडेंट हु हैज़ द अथॉरिटी टू से दैट can open the Olympics. तो ये type of statements को सर्ल ने कहा these are declarations because they declare something from an authoritative position. So therefore we have 5 kinds of possible sentences that can form a discourse: representatives, directives, commissives, expressives, and declaration. And all these types of sentences form what is known as discourse as combination. I'll repeat again: representatives, directives, commissives, expressives, and declarations. So representatives are opinions, directives are questions or requests or orders, commissives are promises or threats, expressives are thanking or apologizing, and declarations are authoritative pronunciations. But डिस्कोर्स सिर्फ इतना नहीं है. डिस्कोर्स इज समथिंग मोर, बिकॉज आई टोल्ड यू, रिमेंबर दैट समटाइम्स सम थिंग्स रिमेन हिडन इन अ डिस्कोर्स. तो ये कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं जिससे लगता तो है कि लिटरल मीनिंग कुछ है, पर उसके अंदर कुछ और भी छुपा हुआ होता है. तो कभी कभी डिस्कोर्स अपने आप में छुपाता भी है.
So now in our next slide we will see how discourse can hide certain things, and we must be aware that it is capable of hiding things within itself. और डिस्कोर्स एनालिस्ट्स कहते हैं, जो लोग डिस्कोर्स की स्टडी करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ हिडन बीनीथ द सरफेस ऑफ द डिस्कोर्स. तो लिटरल मीनिंग जो है उसके पीछे क्या छिपा हुआ है, ये देखने की कोशिश करते हैं. सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी ये कैसे होता है. आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स. नाउ the first one, both the examples are taken from real life. The first one was, अगर आप सिर्फ इस सेंटेंस को पढ़ें, there are seats at the back, बहुत सिंपल सेंटेंस है. इसका मतलब है कि पीछे सीट्स हैं, आप वहाँ पे जाके बैठिए. पर इमेजिन कीजिए कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि साउथ अफ्रीका में बहुत दिनों तक अपार्थाइड आप लोग जानते होंगे. अपार्थाइड was when the white rulers did not allow Afro-Americans, people with dark skins, to share the same space. इंडिया में भी हमारे साथ बहुत जगह हुआ था. When the British were here, for example, many restaurants, many clubs were not open for Indians, so Indians were not allowed to go inside those clubs. तो साउथ अफ्रीका में काफ़ी दिनों तक ये रहा, 1980s 1990s तक, जहाँ पे the rulers who were white skinned did not allow the local Afro-Americans with dark skin to enter politics, to enter government, to enter certain kind of cinema halls, to enter clubs, etc. Now this was said to an American man who went to South Africa in the 1970s. तो रिमेंबर, अमेरिका में तो स्लेवरी बहुत पहले ख़त्म हो गया था, और द अमेरिकन मैन he knew that there was this distinction in South Africa, but he did not know that this was so bad. So this American man went to a cinema hall which was only meant for white-skinned men. He went and bought a ticket and sat in the front. The ticket checker, usher कहते हैं, the ticket checker came in and told him, "Sir, there are seats at the back." So this Afro-American man, this American dark-skinned man said, no, I'm very comfortable over here, so I don't want to go and sit at the back. So this white usher, this white ticket checker again said, "Sir, there are seats at the back." Now the Afro-American man didn't understand what he was saying, so he said again that I'm very comfortable, I don't want to go and sit there. तब उस अशर ने कहा कि आप प्लीज़ पीछे जाके ही बैठिए. तब उस अफ्रो अमेरिकन को समझ में आया कि सामने के सीट्स जो हैं वो सिर्फ वाइट स्किन्ड पीपल के लिए हैं, पीछे के सीट्स जो हैं वो सिर्फ डार्क स्किन्ड पीपल के लिए हैं. तो देयर आर सीट्स एट द बैक, इसका लिटरल मीनिंग तो बहुत सिंपल है, पर इसके अंदर छिपा हुआ है हज़ारों सालों का फिलॉसफी ऑफ अपार्थाइड. अपार्थाइड का मतलब होता है जहाँ पे आप वाइट स्किन्ड एंड डार्क स्किन्ड को सेपरेट करते हैं. तो एक सेंटेंस में इतने सालों का इतिहास छिपा हुआ है. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट डिस्कोर्स कैन लुक एट. What I'm trying to tell you is there are seats at the back is not a simple innocent statement. The second sentence, and we will look at these sentences again, of course she is a woman. This was told to a woman who was one of the early computer operators again in America in 1960s. और उसने कुछ गलतियां की थी कंप्यूटर पे. तो उसका जो सुपरवाइज़र था, who was a man, said, अरे कोई बात नहीं, of course she is a woman, वो तो गलतियां करेगी. Now again, of course she is a woman, if you look at the literal meaning of it, it has a certain meaning, that she is a woman. But when you go back and try to understand it, it means that
since she is a woman, she will commit a mistake. If she were a man, she will not commit the mistake. तो ये of course she is a woman में छिपा हुआ है. There is a certain kind of a history of what is known as separation, demeaning of gender, जहाँ पे एक जेंडर को दबाया जा रहा है. Now, दो सेंटेंस हमें पता चल रहा है कि डिस्कोर्स में हम लोग सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं दे सकते हैं. We'll have to see what is hidden behind the literal meaning. So we'll look at these two sentences in the next slide and see how it operates. And we'll call it discourse as hidden ideology. Ideology मतलब ideas किस तरीके से words या sentences में मिलते हैं हम लोग. So there are certain hidden ideas in both the two sentences that we used. Now there are seats at the back. इसका literal meaning क्या है? There are empty seats at the back of the hall. कि पीछे खाली seats हैं, आप वहाँ पे जाके बैठिए. इसका extended meaning क्या है? Since you are an Afro-American, since you are dark-skinned, you cannot sit at the front. आप सामने नहीं बैठ सकते हैं, आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा. तो इसका इफेक्ट क्या है अगर हम लोग उसी सेम मॉडल से जाएं? It shows a certain kind of racism which is hidden in the discourse. ये साफ नहीं है. वो नहीं कह रहा है कि आप डार्क स्किन्ड हैं, आप अफ्रो अमेरिकन हैं, इसीलिए आप यहाँ नहीं बैठ सकते. वो सिर्फ कह रहा है देयर आर सीट्स एट द बैक. पर इसमें छुपा हुआ ये है, ये अंदर डिस्कोर्स के अंदर ही छुपा हुआ है कि सिंस यू आर एन अफ्रो अमेरिकन, सिंस यू आर डार्क स्किन्ड, यू हैव टू गो एंड सिट एट द बैक बिकॉज यू आर नॉट अ वाइट मैन. तो ये अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं ये भी डिस्कोर्स कभी कभी रखती हैं. एंड समटाइम्स वील हैव टू बी केयरफुल देयरफॉर when we use language, when we use certain kinds of sentences. दूसरा सेंटेंस ऑफ कोर्स शी इज़ अ वुमन, वो भी देखते हैं हम लोग. इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि शी इज़ अ वुमन, वो एक औरत है. इसका एक्सटेंडेड मीनिंग क्या है? बिकॉज शी इज़ अ वुमन शी कमिटेड अ मिस्टेक. तो इसका इफेक्ट क्या है? इसका छुपा हुआ वो डिस्कोर्स के अंदर क्या छुपा हुआ है? इट रिवील्स अ सर्टेन काइंड ऑफ अ डिमीनिंग ऑफ वुमेन, a looking down on a certain gender. तो अंदर ये छुपा हुआ है कि only men can be computer operators, women cannot be. मैं 1960s की बात कर रहा हूँ, आज तो ज़माना थोड़ा बदल गया है. पर 1960s में this was very common because women were not supposed to work outside the homes. And a woman working outside, that too on a computer which was supposed to be man's world, तो वहाँ पे अगर वुमन काम कर रही है और उसने गलती की, तो अगर आप कहते हैं ऑफ कोर्स शी इज़ अ वुमन, आप कह रहे हैं कि बिकॉज शी इज़ नॉट अ मैन देयरफॉर शी हैज़ कमिटेड अ मिस्टेक. सो इट शोज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और वो समझना ज़रूरी है. सो डिस्कोर्स देयरफॉर कैन बोथ बी थ्रू कॉम्बिनेशंस बट इट कैन ऑल्सो बी हिडन. और डिस्कोर्स को जब हम लोग समझते हैं तो सिर्फ कॉम्बिनेशन ही नहीं, अंदर क्या छुपा हुआ है वो भी समझने की कोशिश करते हैं. And therefore, and that is will sum up finally what we mean by what we understand by discourse. हम लोगों ने अभी तक जो बातें की उसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं. पहली बात हम लोगों ने की कि डिस्कोर्स इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिमीम्स एंड प्रैग्मीम्स. सिमीम का अर्थ मैंने कहा द मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट इन अ वर्ड और अ सेंटेंस. मीनिंगफुल मतलब जिससे हम लोग डिक्शनरी से मीनिंग निकाल सकते हैं, कोई भी शब्द ऐसा जो डिक्शनरी में पाया जाता हो, तो उस तरह का जो शब्द है उसको सिमीम कहेंगे. प्रैग्मीम वो है वेयर द वर्ड व्हेन यूज्ड इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट रिवील्स अ सर्टेन काइंड ऑफ मीनिंग. एंड देयरफॉर if you, for example, if you look at the word woman in the dictionary, it has a certain meaning given to it. But when it is used in a certain context in 1960s America, it shows a different kind of meaning, because then you are saying the woman is not as equal as a man. So that pragmatic meaning, that contextual meaning emerges from this word. तो डिस्कोर्स का काम है ये सिमीम और प्रैग्मीम किस तरीके से एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं, कभी कभी एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ये समझना. एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिस्कोर्स. ये पहली बात हम लोगों ने समझी. द सेकेंड थिंग दैट वी लुक्ड एट was we can have a literal function, literary function, and we
we can have an extended meaning and an effect to that. तो एक literal meaning है, उसका extended meaning है और उसका effect होता है. वो हम लोगों ने काफ़ी सारे examples देखे. The third thing that we looked at is it can express a certain ideology. Ideology मतलब जो छुपा हुआ है, जो सामने नज़र नहीं आ रहा है. तो हम लोगों ने देखा कि Afro Americans, how they were treated, how women were treated in a certain way in 1960s, और ये जो डिस्कोर्स के अंदर छुपा हुआ है a certain kind of gender bias या gender discrimination, certain kind of race feeling, certain kind of racism, उसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा. So discourse therefore is a combination as well as something that is hidden in the form of an ideology. The final thing that we have to understand therefore, so when we understand discourse, we'll have to take into account therefore both literal and the hidden. जो अंदर छुपा हुआ है उसे भी समझना ज़रूरी है और जो हमें सामने सतह पे नज़र आ रहा है, जो सरफेस पे नज़र आ रहा है, वो भी समझना ज़रूरी है. सो द सरफेस मीनिंग प्लस द डीप मीनिंग इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट वी नीड टू स्लोली टेक अपार्ट. कभी कभी वो स्वेटर बुनने में हम लोग धागा निकालते हैं अगर तो वो धागा निकालना ज़रूरी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्वेटर. That is what we understand by discourse, and I think I'll stop here. So thank you very much for your time. Thank you. Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.